चलिए शुरू करें। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ें हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट भी हैं, खासकर प्रीलिम्स, और हो सकता है एक जो न्यूज़ है वो मेंस से भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। अ, आप सबने देखा कल हरियाणा में क्या था? नहीं पढ़ा? ठीक। हरियाणा चीफ मिनिस्टर का क्या हुआ, शपथ ग्रहण, ठीक है, वो सेरेमनी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे थे। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट ये है कि टू वुमेन्स को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है, ठीक है ना। कितनी वुमेन्स को शामिल किया गया है? टू वुमेन्स को भी शामिल किया गया है। तो जो लोग स्टेट पीसीएस देने जा रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। और आप सबको थोड़ा सा ये मेजर पॉइंट दिमाग में रखना है कि जो डे चुना गया था वो कौन सा डे था कल? वाल्मीकि जयंती, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जयंती थी, जिसमें आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट्स जो खासकर आजकल एनडीए का पूरा चल रहा है, जिसमें कॉस्ट मेक ऑफ द कैबिनेट ओबीसी गेट लायंस शेयर जाट दलित्स बैलेंस आउट ईच अदर। आप सबने देखा होगा, अगर पॉलिटिकल चीज़ों को आप एंगल्स को उठा के देखोगे ना, तो सब पार्टियां यही चाहती हैं कि जब भी हम किसी क्या बोलते हैं स्टेट को कवर करें या नेशनल को इलेक्शंस को कवर करें, तो उसमें सारी कैटेगरीज आनी चाहिए, सारा कास्ट आना चाहिए, ठीक है ना। और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि चलिए, तो पॉलिटिकल एंगल हो जाता है कि वोट को हमें किसी प्रकार से अट्रैक्ट करना है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया किसकी जयंती थी? महर्षि वाल्मीकि की जयंती थी। महर्षि वाल्मीकि का योगदान क्या है इंडियन लिटरेचर में? कंट्रीब्यूशंस है, ठीक है ना। कॉस्टिज्म क्या है? अपन को इतना नहीं ध्यान देना है, अपन को ये ध्यान देना है कि उनका रिलेशन किससे है, ठीक है, इंडियन लिटरेचर से भी है। उन्होंने एक पवित्र ग्रंथ लिखा था, आप सबको पता होना चाहिए, क्या लिखा था? नहीं पता है तो लिख लो, रामायण, ठीक। रामायण जो कि संस्कृत भाषा में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, संस्कृत भाषा में है। किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। ध्यान रखिएगा, राम पर ना दो सबसे महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है। एक है रामायण और दूसरी है रामचरितमानस। कौन सी है? रामचरितमानस, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार हमें फंसा देता है ना, वो ये है कि रामायण किसने लिखा है? रामायण लिखा है वाल्मीकि जी ने, किस भाषा में है? संस्कृत में है, ठीक है ना। और रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। किसने लिखा है? तुलसीदास ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये लिखी गई है अवधी भाषा में। मानस, रामचरितमानस, ठीक है, ये लिखी गई है किसमें? अवधी में। ये अवध के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है ना। जैसे अलग अलग रीजनल एरियाज में हम लोग जाते हैं तो हमें अलग अलग भाषाएं मिलती हैं, ठीक है ना। आप सबने हनुमान चालीसा वगैरह सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक। नहीं पढ़ा? कभी कभी नहीं सुना है? सुनना पढ़ना, तो आपको पता चलेगा वहां पर किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अवधी का प्रयोग किया गया है। तो रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है? ध्यान रखना है, अवधि में लिखा गया है। अब एक मेजर डिफरेंस ये भी आ जाता है कि रामायण राम के जन्म के पहले लिखी गई थी और रामचरितमानस राम के जन्म के बाद लिखी गई थी, ठीक है ना। क्या है दोनों दोनों में डिफरेंस? कि वाल्मीकि जी की जो रामचरित रामायण है इन संस्कृत लैंग्वेज, ध्यान रखना है, वो कब है? राम के जन्म के पहले, ठीक है ना। और राम के जन्म के बाद कौन सी लिखी गई है? रामचरितमानस लिखी गई है, वो भी अवधी भाषा में चित्रकूट में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये ज्यादा ध्यान नहीं रखना, लेकिन इतना आपको मेजर लिटरेचर वाला पार्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इसलिए मैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी अभी आपने बताया है गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज भी, ठीक है ना, इंडियंस में बढ़ाई हैं, ठीक है ना, जिसमें कितनी भाषाओं को भी शामिल किया गया है? हाँ जी, 5 को किया गया है, ठीक है ना, 5 लैंग्वेज को। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने लिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाकी पॉलिटिकल एंगल तो है ही, किसने क्या किया है और कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने, आपने सबने देखा ही है, ठीक है। चलिए, अब एक आप सबको पता है कि नवाज जयशंकर विजिट गुड ओपनिंग इंडियाज एंड पाक नीड टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये न्यूज आप लोगों ने कई दिनों से देखा होगा। यस जयशंकर कहाँ गए थे अभी?
पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान के जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ ने कहा है कि हमने जहां पर ख़त्म की थी अपनी बातें, ठीक है ना, अपने डायलॉग्स जहां पे ख़त्म किए थे, हम चाहते हैं फिर से क्या किया जाए, वहीं से स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना, जो भी लड़ाई उड़ाई है इन सबको डिस्प्यूट्स को हटा के देन वी स्टार्ट अवर न्यू रिलेशंस, ठीक है। और उनका कहना था कि अगर मोदी जी आते अपनी, ठीक है ना, तो शायद रिलेशंस और भी अच्छे होते। आपको पता होना चाहिए 2014 में जब इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, नरेंद्र मोदी क्या बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी में आपने देखा होगा जितनी अपनी नेबर्स कंट्रीज रही हैं उन सब के स्टेट हेड, कंट्री हेड को उन्होंने क्या किया था, इनवाइट किया था और बुलाया था। इसके बाद आप सभी को पता है कि पाकिस्तान भी वो कब गए थे, अचानक गए थे, ठीक है ना, नवाज शरीफ की बेटी की शादी के शायद 1 या 2 दिन पहले गए थे, ठीक। तो उनका पहले से अगर देखेंगे इनिशिएटिव क्या था, और डीपली सेंसिटिव यही था कि हमें अपने रिलेशंस अपने पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ क्या करना है, अच्छे बना के चलना है, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग डिप्लोमेसी भी आ जाती है, ठीक है, हमारे चाहे कल्चर्स हो, बॉलीवुड का हो, सिनेमा का हो, क्रिकेट का है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स का तो है ही। इसके साथ साथ में हमने कई सारी, मतलब एक ट्रेन भी समझौता एक्सप्रेस चलाई थी, ठीक है, क्रिकेट डिप्लोमेसी आप फिर से अभी हम लोग एक एंगल अभी देखेंगे आगे चल के, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ये कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे, ध्यान रखना है। तो छोटी से छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना अपन को नोट आउट करके चलना है, ठीक है। तो आपने मेजर पार्ट तो इसमें डिस्क्राइब किया ही होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा लेते हैं इजराइल और जो हमास में चल रहा है। तो हमास लीडर सिनवर आर्किटेक्ट ऑफ अक्टूबर 7 को इसको मार दिया गया है, ध्यान रखना है, इजरायली फोर्स ने इसको कंफर्म किया है, ठीक है। तो हमने एक दिन आपको इजराइल का कुछ पार्ट समझाया था, अगर आपने देखा हो या पढ़ा होगा तो, है कि नहीं, प्रीवियस क्लास में, कि क्या क्या लड़ाइयाँ हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड ये है कि हमास के लीडर्स को क्या कर दिया, जो टॉप लीडर था याह्या सिनवर, इनको क्या कर दिया गया भैया, मार दिया गया है, ठीक है। ये छोटी सी न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है डायरेक्ट टैक्स से, ठीक। किसी भी कंट्री में उसे ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वहां का फाइनेंस कैसा है, वित्त कैसा है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पब्लिक के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर क्या लगाती है, टैक्सेस लगाती है। उसी टैक्स से ही एक्चुअल में गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास दूसरा इनकम का सोर्सेस नहीं होता है कि नहीं। अब आप सोचें कि इंडियन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, ये लोग कमा कमा के देश चलाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता है क्या? कई बार हमें लगता है, हमने एक बार बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं सर, प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाते हैं वो कमा कमा के ला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। पैसा कहाँ से आता है, पूरा टैक्स सोर्सेस से आता है, ठीक है ना। हमारे जितने भी क्या बोलते हैं दुनिया भर में आप उठा के देखेंगे तो टैक्स का अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग टैक्स सिस्टम भी कहते हैं। इंडिया में 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स लगता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हाँ जी, जब एक पर्सन, ठीक है ना, डायरेक्ट अपना इनकम का कुछ पार्ट सीधे किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले कौन सी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, किस टैक्स के अंतर्गत आता है, ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स किसके अंडर में आता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। वेल्थ टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी डायरेक्ट में आता है, ठीक है ना। ये सीधा पैसा किस कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट, मतलब बीच में कुछ नहीं आता है। इनडायरेक्ट का थोड़ा सा मेथड बदल जाता है कि मान लीजिए ये कस्टमर है या टैक्स पेयर है, बीच में मान लीजिए मॉल आ जाएगा, शॉप्स आ जाएंगी, कुछ भी आ जाएगा, और सेकेंडरी आपका फिर गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। तो आप अपना टैक्स डायरेक्ट न दे के कैसे देते हैं, इनडायरेक्ट देते हैं। जैसे आपने सुबह मंजन किया होगा, है ना, मंजन किया, खरीदा होगा, जब आपने परचेज किया तो उसमें कुछ प्राइस लिखे रहते हैं ना, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें आप देखेंगे ऑल
टैक्स इंक्लूडेड रहता है, उस टैक्स इंक्लूडेड में ही आपसे मोदी जी ने पैसा ले लिया है। आ रही बात समझ में? और वो पैसा कहाँ जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए। ठीक है, अब हमारे यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स को एक नया नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब लाया गया है इसको? 1 जुलाई। हाँ ठीक है ना। चलिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स को अभी नहीं डिस्कस करते हैं, पर डिस्कस करते हैं डायरेक्ट टैक्स को। तो डायरेक्ट टैक्स शेयर्स अप एट 57% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू हाईएस्ट इन 14 ईयर्स। ठीक है, ये प्रीवियस 14 साल में सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन हुआ है। किस फील्ड में? डायरेक्ट टैक्स में हुआ है। किस में हुआ है? डायरेक्ट टैक्स में हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेजर किन किन स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन है। अब आपको ये दिमाग में रखना है, जब भी आप पढ़ो ना, तो हमने ये पढ़ा कि इंडिया का कौन सा टैक्स बढ़ा है? अभी डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है। अब इस डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किन किन स्टेट्स का है? तो नंबर 1 पर आप देखेंगे तो कौन है? महाराष्ट्र। 2 पर कौन है? कर्नाटक। फिर गुजरात। अब आप इससे क्या पीछे की कहानी पता करते हैं कि स्टेट्स कैसे होंगे इकोनॉमिकली, बिजनेस कैसा होगा यहां पर? हाँ जी, प्रॉफिटेबल होगा, इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, है कि नहीं? वहां का जीडीपी, मतलब स्टेट वाइज जीडीपी कैसा होगा? अच्छा होगा। टैक्स कलेक्शन कैसा होगा? हाँ जी, अच्छा ही होगा ना, तभी तो अच्छा हो रहा है सब कुछ। आप हिचकिचाओ नहीं जवाब देने में। क्या होगा? अच्छा हो रहा है तभी वो अच्छा होगा। ठीक है ना। तो अब आपको एक्चुअल में जब कई बार क्वेश्चंस आते हैं मेंस से रिगार्डेड कि कौन सा स्टेट है इंडिया का, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर में नंबर 1 पर है, जीडीपी ग्रोथ में नंबर 1 पर है, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सबसे आगे पर है, तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि नंबर 1 पर कौन आता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है, और आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का रेशियो सबसे ऊपर मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इकोनॉमिकल जो कैपिटल इंडिया का वो क्या कहलाता है? मुंबई। ठीक है, वो कहां पर है? महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, और यहां पर आपको थोड़ा सा जियोग्राफिकली भी प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाते हैं इंडिया में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये हो जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो मेजर कंसर्न है वो भारत में टैक्स कलेक्शंस को क्या करने का है? बढ़ाने का है। आपने इस बार देखा होगा कि इनकम टैक्स के स्लैब भी हमने क्या कर दिए हैं? चेंज किए हैं। इंक्रीज किए कि डिक्रीज किए हैं? डिक्रीज किए। उससे क्या होगा? टैक्स पेयर परसेंटेज क्या होगा? हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कौन सा आया है टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स, देन पर्सनल इनकम टैक्स, और लास्ट में आप देखेंगे तो टोटल जो डायरेक्ट टैक्स है ये थर्ड वाली लो हो जाती है। लेकिन मेजर आपको पार्ट किस टैक्स का मिलेगा? आपको कॉर्पोरेट टैक्स का मिलेगा, और देन आपको किसका मिलता है? पर्सनल इनकम टैक्स का मिलता है। अब कॉर्पोरेट टैक्स अगर बढ़ रहा है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो चीजें होती है ना, जब आप एक की को पकड़ते हैं, एक हैंडल को पकड़ते हैं, तो सारी चीजें आपको समझ में आती हैं कि यार ये बिजनेस है। इस बिजनेस के मॉडल में या किसी भी कंट्रीज के मॉडल में आप उठा के देखेंगे तो टैक्स कलेक्शंस कैसा रहा है। ठीक है, वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा, तभी ये सारी चीजें हो रही है ना। जैसे अलग अलग स्टेट्स में आप देखेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी रैंकिंग हमारे इंडिया में आता है। इसको कौन देता है? नीति आयोग देता है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं अपने। और इंडिया में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए भी एक एजेंसी बनाई गई है, पता है उसके बारे में कौन है? हाँ जी, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका काम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका काम है, इट इज अ स्टेटरी अथॉरिटी ऑफ फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ठीक है, किस बोर्ड के अंदर काम करता है? रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर में। ठीक है, CBDT काम करता है। ठीक है,
अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट किसका है, रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का, ठीक है ना। सीबीडीटी किसके अंडर में आता है, फिनांस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अपन को दिमाग में रखना है दोस्तों, ठीक है। काम क्या करता है, इट्स फंक्शन इंक्लूड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज डीलिंग विद द मैटर्स रिलेटिंग टू लेवे एंड कलेक्शन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस को कैसे कलेक्ट करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, और टारगेट को अचीव करने की क्या पॉलिसीज होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी टैक्स कलेक्शन की टीम है, ठीक है ना, चाहे वो क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में जो स्टेट में वर्क कर रहे हैं वे हैं, ठीक है। इन सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। चलिए, CBDT also proposes legislative changes in direct tax indictment and changes in the rates and structure of taxation tune with the policies of the government। मतलब एक छोटा सा इनको भी अधिकार मिला हुआ है कि आप इनमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जब इतनी बड़ी एजेंसी है, काम अगर नहीं करेगी इन चीज़ों में, अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेगी तो आप कैसे करेंगे आगे। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज द डिपार्टमेंट्स अपेक्स बॉडी चार्ज विद द administration of tax came into existence as a result of the Central Board of Revenue Act 1924, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आगे का ही दिमाग में रखना है, ठीक है, कि CBDT है क्या, इसका काम क्या है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग बना है और किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, और इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, टैक्स को कलेक्ट करना ना, उसको मैनेज करना और सारी चीजों को जितने फंक्शन है उसके आसपास के उनको देखना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब आप ये बताइए, जब किसी भी स्टेट, जैसे पंजाब गवर्नमेंट्स की बात करें, हरियाणा स्टेट्स की बात करें, दिल्ली स्टेट्स की बात करें, ठीक है, यहां पर मतलब किसी भी स्टेट में रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे सिंपल मेथड क्या होता है, एंड चलिए वो तो इंडस्ट्री आज आप लगाएंगे, वो आपको प्रॉफिटेबल कब होगी, 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद। अगर आज चाहिए है तो सोचना है इसके बारे में, ठीक है ना। क्या करना है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बट यू हैव टू थिंक कि किस तरह से काम गवर्नमेंट्स अपना करती हैं, ठीक है ना, किस तरह से ऑपरेट करती हैं। कल को आप डीसी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो आपके पास ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस आपको अपने पास क्या करके रखना है, सर्कुलेट करके रखना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी को। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ अभी भारत में, कलेक्शंस बढ़ा है, ठीक है। कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा उसने, लास्ट प्रीवियस 14 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट है, हाँ जी, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु एंड गुजरात, ठीक है। ये पॉइंट्स अपन को दिमाग में रखना है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक्चुअल में, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे या बजट्स पढ़ा होगा ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टारगेट्स दिए हैं कि हमें कितना कितना टैक्स कलेक्शन करना है और पर ईयर कितना इंक्रीमेंट हमें बढ़ाना भी है, किसमें, टैक्स कलेक्शन में। सभी ऑफिसर्स को बाकायदा, जितने भी स्टेट अथॉरिटीज़ होंगी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ होंगी, डिविजनल अथॉरिटीज़ होंगी, उनके पास बाकायदा चार्ट जाता है कि यू हैव टू गेट दिस, ठीक है, जो भी उनको दिया जाता है कि आपको अचीव करना है। चलिए, आईपीओस कि भैया भंडार चल रहे हैं इंडिया में, हमने कई बार डिस्कस किया है इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में, जिसमें हुंडई आईपीओ इज द सब्सक्राइब्ड 2.37 टाइम्स बट रिटेल इन्वेस्टर्स कॉस्ट। एक्चुअल में हमने एक दिन इंडिया में आईपीओस को लेकर डिस्कस किया था। आईपीओस क्या होते हैं, जब भी कोई कंपनी, ठीक है ना, पब्लिक में होने जाती है, आई बात समझ में, सेबी में जाकर रजिस्टर करती है अपने शेयर्स को और फिर मार्केट में आती है, ठीक है। अब इंडिया की जो बिगेस्ट आईपीओस कंपनी है, इनमें से नंबर 1 पर इस समय 2024 में देखेंगे तो कौन सी है, हाँ जी, हुंडई है, ठीक है। आप इसका रेशियो देखेंगे तो आपको पता चले जाएगा। 2022 में कौन देखने को मिला था अपन को, LIC, ठीक है। 21 में
पेटीएम और कोल इंडिया 2010 में और रिलायंस पावर 2008 में। मतलब जो बड़े आईपीओस रहे हैं, छोटे मोटे आईपीओस तो आपको देखने को हर बार मिल जाते हैं। अभी इसके बावजूद भी आप इंडिया में देखेंगे तो कई सारे आईपीओस आने वाले हैं, जैसे डी मार्ट का आने वाला है, विशाल मेगा मार्ट्स का आने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, भारत में कौन इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेट करता है? सेबी करता है। ठीक है, चलिए, ओके, तो ये पॉइंट्स क्लियर है। छोटा सा ही न्यूज़ था, हमने कहा इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। चलिए, अब एक ग्लोबल न्यूज़ है। व्हाट इज द न्यू क्लिक टू कैंसल रूल अनाउंस्ड बाय यूएसएफटीसी? क्या होता है क्लिक टू कैंसल रूल? हाँ जी, ये एक नई, क्या बोलते हैं, पॉलिसी कह सकते हैं, डेफिनेशंस कह सकते हैं। ठीक है, खैर नया तो नहीं है टर्म्स, लेकिन हर एक कस्टमर की अपनी एक डिमांड्स होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, कोई रिचार्ज करवाया है या कुछ भी किया है, हमारे पास किसी भी प्रकार का कैंसिलेशन का राइट्स नहीं होता है। अगर आपने 6 महीने का रिचार्ज करवा लिया है तो आपको 6 महीने सस्टेन करना पड़ेगा, चाहे सर्विस अच्छी है, डाटा अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमें कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू, ठीक है, सस्टेन। लेकिन अभी यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन एफटीसी ने ये इम्प्लीमेंट किया है कि कस्टमर के पास भी क्लिक टू कैंसल का रूल होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि जो भी आप क्या बोलते हैं खरीदते हैं, तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेचने वाला सेलर और एक होता है बायर खरीदने वाला। ठीक, सेलर हमेशा क्या चाहेगा? मोर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट एंड मोर प्रॉफिट। बायर क्या चाहता है? हाँ जी, मिनिमम कास्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो कैसे आएगा? जब हमको थोड़ा सा पैसा कम पे करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग ये रूल्स बनाया गया है, इसलिए हमने रखा न्यूज में कि हो सकता है कल को आपको ये रूल्स इंडिया में भी देखने को मिले। ठीक है, so according to the FTC press release, seller will be required to make it as easy for consumers to cancel their enrollment as it was to sign up some crucial guidelines as on the follows। ठीक है ना, क्योंकि होता कई बार है कि गवर्नमेंट सॉरी कोई कस्टमर है, 1 महीना चलाना चाहता है, महीने भर चलाना चाहता है या नहीं भी चलाना चाहता है। जैसे मान लीजिए इंडिया वर्ल्ड कप क्रिकेट खेल रही है, ठीक है ना, 2 महीने तक क्रिकेट चलना है। अब मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया कितने महीने का? 2 महीने का। अब मान लो 1 हफ्ते के बाद ही इंडिया बाहर हो गई, ठीक, अब मेरा इंटरेस्ट क्या रहेगा? हाँ, जीरो। कोई भी जीते कोई भी, इससे अच्छा भैया हमको क्या करो, है ना। तो खैर ये लंबा समय लगेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले समय पर। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कंपनीज अच्छा खासा चार्ज करती हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस रूल में कंपनी कैन नॉट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर फोन कैंसिलेशन, मस्ट आंसर द फोन, टेक मैसेज ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर्स। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। चलिए, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है असम इशू पर। ठीक है, तो हेडिंग्स आप लोग डाल लीजिए। आप लोगों ने अगर हेडलाइंस ना देखी हो तो देख लीजिए। 4 issues in Assam verdict। Supreme Court's majority verdict upholding Section 6A, the Citizenship Act, has importance beyond the state of Assam for wider issue of citizenship and power of parliament। Here what are the court ruled। चलिए, आप सब ने प्रीवियस कई मंथ से या ईयर से एनआरसी सीए के बारे में सुना होगा। सुना है? नहीं सुना है? सिटीजनशिप के बारे में सुना है? क्या होती है सिटीजनशिप? बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं अपन। हाँ जी, हाँ चलो, वो तो हिंदी वर्जन हो गया, नागरिकता। ठीक है, हम किसी को सिटीजन कब मानते हैं? ठीक है, एंड
बाय बर्थ एंड हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी होना चाहिए, है ना। ये डेफिनेशंस में आ जाता है सिटीजनशिप से। ठीक है, असम का एक थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाता है, इसको लेके थोड़ा समझते हैं इसे। ठीक है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा ना, तो कुछ सिटीजनशिप के आर्टिकल्स भी आपने पढ़े होंगे, पढ़े हैं? हैं? अभी सब्जेक्ट नहीं हुआ, चलो फिर छोटा थोड़ा सा अपन समझते चलेंगे। ठीक है, अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे upheld by 4-1 majority the unique process for granting citizenship to migrant who entered Assam until March 24, 1971। ठीक है, पहले अपना हिस्ट्री समझ लो, तभी आप इसके पूरे पार्ट को अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले किस स्टेट को देख रहे हैं हम लोग? असम स्टेट को देख रहे हैं। तो असम को पहले अच्छे से देख लो भाई, असम है कहाँ? दिख रहा है असम? ये जहाँ पे ये पूरा है, ये क्या है? असम स्टेट है। ठीक है, असम स्टेट किन किन कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? हाँ जी, चाइना कहाँ कर रहा है? भूटान एंड बांग्लादेश। किसे किसे कर रहा है? भूटान एंड बांग्लादेश। ये जियोग्राफिकल स्टेटस है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश चाइना से अपनी बॉडी बाउंड्री शेयर करता है, ना कि आसम करता है। ये पॉइंट्स दिमाग में रखना है अपन को। आ रही बात समझ में? ठीक है, इधर नागालैंड हो जाता है, नीचे मणिपुर हो जाता है, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, इधर मेघालय हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ इधर भी बाउंड्री शेयर करता है और इधर भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और ये बांग्लादेशी क्या करते हैं? असम में जाके इलीगल तरीके से एंट्री मार देते हैं। ठीक है, और आपके घर में कोई इलीगल तरीके से आएगा तो आप पहले क्या करेंगे? हाँ जी, ना आपका मामा है, ना फूफा है, ना उनका लड़का बच्चा है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ, भगा ही देंगे। ठीक, अगर आपके गांव में आया है तो क्या करेंगे? अगर आपके गांव में आया है तो क्या करेंगे? देख, घर में आया है तो आप डायरेक्ट एक्शन लेंगे कि चल बाहर निकल। अगर गांव में आया है, आपके पिंड में आया है, तब क्या करेंगे? फिर आप ये कोशिश करेंगे कि ये देखना है कि गांव के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये काम कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे कल्चरल बिहेवियर के अकॉर्डिंग रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है। चलिए पहले वो तो उसको हटाते हैं, पहले अपनी बात सुनते हैं। तो असम टेरिटरी वाज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल 1974 में। ठीक है ना, असम को किससे अलग किया गया था? हाँ जी, बंगाल से। ध्यान रखना है, पहले बंगाल बंगाल था ना, ईस्ट बंगाल था ना, ही वो वेस्ट बंगाल था, ना ही बांग्लादेश था। क्या था? केवल वो बंगाल था। तो 1874 में बंगाल से अलग करके किसको बनाया गया? असम को बनाया गया। ठीक है, और इसको कहा गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक है, नॉन रेगुलेशंस प्रोविडेंस के रूप में। फाउंडेड एज द अहोम किंगडम, reorganized एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविडेंस 1874। जैसा कि अपन यहाँ पर देखा, ईस्टर्न बंगाल एंड असम इन 1905। असम प्रोविडेंस इन 1912 में बनाया गया था। और इसको जो स्टेटहुड का क्या बोलते हैं, स्टेटस है, वो कब मिलता है? 1950 में मिलता है। कब मिलता है? 1950 में। जैसे फुली स्टेट्स अपना पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसी प्रकार से ये कब बनता है? 1950 में बनता है। ठीक है, अब हर एक स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक कल्चर है, अपनी एक लैंग्वेज है। ठीक है ना, अपना एक रहन सहन है कि नहीं है? इसी प्रकार से असम का भी है। असम में सबसे ज्यादा आपको कौन देखने को मिलता है? ट्राइबल्स देखने को मिलेंगे। ट्राइबल्स के बाद आपको जो भी वहां के लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हो जाता है। अब चीजें जैसे जैसे आप देखेंगे आगे बढ़ती हैं तो कुछ चीजें निकल के सामने आएंगी। अब होता क्या है कि इस असम में ना बांग्लादेश से लोग आके भर गए। लैंड कैसा है? कम है। पॉपुलेशन क्या हो रही है? ज्यादा। ठीक, तो असम के जो लोकल्स हैं उनको क्या होती है? इन सब से प्रॉब्लम्स होती है। फिर इधर क्या होता है? हाँ जी,
जो लोकल्स वहां के रहने वाले हैं, ठीक है ना, उन सब ने क्या कर दिया, अपोज करेंगे, अगेंस्ट जाएंगे किसके, जो असम से नहीं है या फिर जो बांग्लादेश से आए हैं, अदर जगह से आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास भी अगर आप देखेंगे तो रिसोर्सेस क्या हैं, कम है। अगर आपके पास कम रिसोर्सेस होंगे तो सबसे पहले आप किसको भगाएंगे, जो बाहर से आया है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके यहाँ पर दंगे, फसाद, लड़ाइयाँ, ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। ठीक, और असम के जो लोग थे, इन्होंने अपनी राइट्स की डिमांड्स करनी शुरू कर दी कि भैया हमारा अपना राइट्स है, हमारा अपना कल्चर है, हमारा लैंग्वेज है, ये हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट्स क्या करे, कुछ स्टेप्स ले और यहाँ के लोगों को भैया क्या करे, यहाँ से हटाए। हारी बात समझ में? ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको दिमाग पे रखना है, तभी ये पूरा आपको समझ में आएगा, है ना। फिर गवर्नमेंट ने कुछ चीजें बनाई कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो लोग बाहर से आए हैं, अब इनकी आइडेंटिटी कैसे की जाए, पहचान कैसे की जाए, इसके लिए भी कुछ प्रोसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर एक संगठन है, उसका नाम है आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक, ये जो ऑल स्टूडेंट्स असम यूनियन है, ये एक्चुअल में क्या करता है, कई स्टूडेंट्स यूनियंस का, ठीक है ना, एक पार्ट है, मतलब मतलब कई टुकड़ों में बटे हुए, उन सबको मिला के एक बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। अब इन इन लोगों ने क्या कर दिया, अपनी वॉइस को और तेजी से बढ़ाया। ये बात कहां तक पहुंची, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंची। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है किसी भी प्रकार का सिटीजन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का राइट, याद रखना है, ठीक है ना। सिटीजनशिप्स किसका लिस्ट है, आपने देखे होंगे 3 लिस्ट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, तो सिटीजनशिप है वो किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। तो सिटीजनशिप से के रिलेटेड अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाना है, अमेंडमेंट करना है, तो केवल कौन कर सकता है, हाँ जी, केवल केवल कौन कर सकता है, इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स करती है, वो भी कैसे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हैं, उन्हें हम और आप समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले असम के लिए एक नया आर्टिकल लाया गया, जिसका नाम दिया गया है आर्टिकल सेक्शन 6A। क्या नाम दिया गया है, 6A। आपको पता होना चाहिए हमारे आर्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 6 है, और आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है, हाँ जी, आर्टिकल 6, मैं अभी आर्टिकल 6A नहीं बोल रहा हूं, आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है, Indian Constitution deals with the citizenship of India who migrated from Pakistan to India during the partition। ठीक है, इसमें भी एक डेट मेंशन की गई है, 19 जुलाई 1949। मतलब द आर्टिकल स्टेट दैट एनीवन हु माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर, ये पॉइंट्स, ये डेट आपको दिमाग में रखना है, कब, 19 जुलाई 1949 के पहले जो पाकिस्तान से कहां आ चुके हैं, भारत में आ चुके हैं, ठीक है ना, वुड ऑटोमेटिकली बिकम एन इंडियन सिटीजन अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहां पर जन्म लिया है, उन्होंने इंडिया में लिया था। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये क्या है, हमारा आर्टिकल 6 है। इसी प्रकार से एक नया बनाया गया आर्टिकल 6A। क्या बनाया गया, आर्टिकल 6A। ठीक, एक्चुअल में अब आर्टिकल 6A बनाने के पहले की छोटी सी कहानी है, ठीक है ना, जिसे आपने देखा होगा असम एकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असम एकॉर्ड कहा जाता है। यह साइन हुआ है 15 अगस्त 1985 में, किसके साथ में, राजीव गांधी के टाइम पीरियड में। किसके टाइम पीरियड में, राजीव गांधी के टाइम पीरियड में। ये छोटी छोटी सी घटनाएं हैं जिन्हें अपन को दिमाग में रखना है। ठीक है, क्लियर यहां तक पॉइंट? चलिए अब असम अकॉर्ड क्या है समझते हैं। ठीक है, तो ये कहां चला गया, हाँ,
असम अकॉर्ड में आ गए। ठीक है, अब असम अकॉर्ड सेक्शन 6A was enacted as the part of Citizenship Amendment Act 1985 में। कब लाया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? कब लाया गया? 1985 में। ध्यान रखना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, इंडिया में कितनी बार अब तक लाया गया है, लेकिन एक कब आता है? 1985 में। स्पेशली किसके लिए आता है? असम अकॉर्ड 1985, मतलब असम के लोगों के लिए आता है। ठीक है, थोड़ा सा लीगल टर्म्स है, दिमाग में रखना है अपन को। ठीक है, अब जो असम अकॉर्ड्स है ये 3 लोगों के बीच का मुद्दा बन गया। ठीक है, कौन कौन शामिल है इसमें? नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 पर स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 3 द लीडर्स ऑफ द असम मूवमेंट। इनके बीच में एक असम अकॉर्ड बनता है जिसमें यह कहा गया है कि हम इनकी आइडेंटिटी करेंगे कि कौन असम में रहेगा, कौन असम में नहीं रहेगा। ठीक है ना, सॉट टू एंड द इन्फ्लक्स एंड इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, कि कौन बांग्लादेश से भैया इलीगल आया है, कौन लीगली रहेगा, ये हम अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे। क्या आर्टिकल बनाया गया? आर्टिकल 6A। ठीक है, सेक्शन 6 से क्लियर है। चलिए, अब ये क्या कहता है? असम अकॉर्ड्स साइंड इन 1985 इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 6A इनटू द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कब का है? 1995 का है, जिसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 6A। और आर्टिकल 6 के बारे में हमने बताया आपको, किससे रिलेटेड है वो? इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड है, जो ये बोलता है कि 19 जुलाई 1949 के पहले जो कहां से आए हैं? पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में जो भी रहा होगा, भारत में जन्म लिया है, वो अपने आप क्या हो जाएगा? इंडियन सिटीजन हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। फिर आता है दो प्रोविजन एड्रेस द इशू ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन प्रोसीडिंग 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार। अब ये पॉइंट्स, अब ये डेट आपको दिमाग में रखनी है। कौन सी वाली? 1971 वाली। अब ये 1971 बीच में क्यों आ रहा है? नाइनटीन 1971 में ही बांग्लादेश, जिसको हम लोग क्या बोलते थे पहले? कौन सा पाकिस्तान था? ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान? ईस्ट पाकिस्तान। वो अब क्या बन जाता है? यहां से बांग्लादेश बन जाता है। अब आप देखेंगे तो ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बनने में भी वहां पे लड़ाई झगड़े दंगे वंगे हुए, वहां से भी कूद फांद के लोग कहां पहुंचे? इंडिया में आए। ठीक है ना, आसाम गए, मतलब कई जगह पर तितर बितर हुए, लेकिन आसाम में इनकी संख्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कहा गया इट मैंडेट्स द डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेनर्स who entered Assam after March 25, 1971, marking the creation of Bangladesh। मतलब बांग्लादेश बनने के बाद जो भी यहां पर आए उनको क्या करना भाई साहब? किसी भी प्रकार की सिटीजनशिप तो देनी ही नहीं है। बिफोर, अब आपको पॉइंट्स दिमाग में रखना है, 24 मार्च 1971 के पहले क्या कहा जा रहा है? द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 6A रिफ्लेक्ट द स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एंड डेमोग्राफिक चैलेंज फेस्ड बाय असम ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, अब इस सेक्शन 6A के इंप्लीमेंटेशन में, प्रोविजंस में क्या क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। यहां तक बात समझ में आई? पहले आर्टिकल 6, फिर सेक्शन क्या बनाया गया? 6A। 6A किसके लिए बनाया गया? असम के लोगों को। और यहां पे क्या कहा गया कि जो 25 मार्च 1971 से आए हैं उनको अब यहां पर, ठीक है, किसी भी प्रकार की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। लेकिन जो उसके पहले हैं उनके लिए क्या किया जाए? अब पॉइंट्स अब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उनके लिए क्या किया जाए। चलिए, तो सेक्शन 6A क्रिएटेड अ स्पेशल प्रोविजन फॉर असम बाय which person of Indian origin who came from Bangladesh before 1st January 1966। अब ये डेट आपको दिमाग में रखनी है, कब आया है बांग्लादेश से? 1st जनवरी 1966 were deemed to be citizen of India as of that date। इनको हम बना देंगे। लेकिन person of the Indian origin who came Assam between 1st January 1966 to 25th March 1971, ये कहा गया
कि इसको कम से कम, मतलब सिटीजनशिप तो देंगे लेकिन कम से कम उसको कितने साल हमारे यहाँ पर रहना पड़ेगा, कितने साल रहना पड़ेगा, 10 साल रहना पड़ेगा। 10 ईयर्स यू विल हैव टू यहाँ पर, ठीक है, रेजिडेंस करना पड़ेगा। फिर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कि उन 10 सालों में आपका बिहेवियर कैसा था, ठीक है ना, आपके ऊपर किसी प्रकार के इलीगल चार्ज वगैरह तो नहीं है, क्राइम रिकॉर्ड्स तो नहीं है, तब हम आपको क्या देंगे, वहाँ की सिटीजनशिप दे पाएंगे। ठीक है, पर्सन हु इंटर्ड असम आफ्टर 25 मार्च 1971 वर बी डिटेक्टेड एंड डिपोर्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। बात यहीं पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये मेजर पार्ट्स जो छोटी छोटी हमने की, समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए आप लोग क्या क्या था। हाँ जी, आर्टिकल 6, फिर आर्टिकल सेक्शन 6A किससे रिलेटेड है, असम अकॉर्ड का। असम अकॉर्ड किसके बीच में बनता है, 3 लोगों के बीच में बनता है। कौन कौन थे वहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी असम मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है, एनजीओज वगैरह रहे हैं। अब ये नया मुद्दा क्या निकल के आता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एनजीओज जो वहां पर काम कर रहे थे, इन सब ने ये कहा कि चलो ठीक है कि जो 1971 के पहले आए हम क्या कर देंगे, उनको सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन इंडियन जो सिटीजनशिप एक्ट है वो क्या कहता है, कौन इंडिया का सिटीजन होगा, जो 19 जुलाई के पहले आया होगा वही कहलाएगा। तो जो वहां पर असमी जो लोग थे, असम वाले, उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला रूल नहीं माना जाएगा। कौन सा वाला माना जाएगा, सबसे 66 वाला नहीं, पहले वाला 49 वाला। क्योंकि वो चाहते हैं कि ना केवल बांग्लादेशी बल्कि जो और स्टेट से भी आए ना, वो भी ना रहे यहाँ पे, केवल कौन होना चाहिए, असम के लोग होना चाहिए। ठीक है, इसमें उन्होंने कई सारे अलग से क्या बोलते हैं, अपील्स दी वहां पे। जैसे क्या कहा कि हमारा जो आर्टिकल 29A आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें आता है कि हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर्स, ठीक है, हमारा जो रहन सहन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा अगर कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से आता है। तो जिसमें ये पॉइंट्स दिमाग में रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी हो सकता है बन जाए। Mere presence of different ethnic group in a state is not sufficient to infringe the right guaranteed by the Article 29(1) to conserve culture and language। ठीक है, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जी ने यही कहा है कि अगर जो हमने बिल बना दिया, बिल ये क्या कह रहा है कि 24 मार्च 1971 के पहले जो भी वहां पर थे उनको देंगे, उनके बाद वालों को बिल्कुल भी सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। आई बात समझ में, ये तो होल्ड कर दिया गया। अब इसके बाद इन लोगों का क्या अपोज था कि नहीं, जो उसके बाद भी आए हैं ना, या उसके पहले भी गए थे, उनको भी वहाँ का सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए। वो हमारे कल्चर्स को, हमारी लैंग्वेज को, ठीक है ना, हमारे रहन सहन को खराब कर रहे हैं। तो यही कहा गया है कि नहीं भैया, आपका कल्चर, ठीक है ना, और आपकी लैंग्वेज इतनी वीक तो नहीं होगी कि कोई दूसरा व्यक्ति आके खराब कर देगा। कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। यू कैन नॉट डिसाइड कि आपका पड़ोसी कौन हो सकता है, कर सकते हो डिसाइड, नहीं कर सकते हो ना। आप रहो, आपकी स्वतंत्रता है, आपको इंडिपेंडेंट छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे वालों को भी भगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये मेजर पार्ट्स यहाँ पर रखा गया है। आ रही बात समझ में। तो कई सारे क्रिटिकल्स आपको पास देखने को मिलेंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 भी देखने को मिलेगा। फिर इन्होंने आर्टिकल 19 का भी वहाँ पर जाके जिक्र किया कि आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, केवल एक ही चीज़ होगी जो आपका 24 मार्च 1971 के पहले वाला है, उनके बाद वालों को भी नहीं। अब आप देखोगे ना, थोड़ा सा अभी आपने सिटीजनशिप पढ़ी नहीं है, लेकिन जब सिटीजनशिप एक्ट को आप पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें आपको निकल के सामने आएंगी कि सबसे पहला कौन हो जाता है, 49 वाला हो जाता है। फिर आपको एक्ट 55 का मिलेगा। फिर अभी जो 2019 में लाया गया था, प्लस 2014 में भी लाया गया। 2014 में क्या कहा गया कि 2014 के पहले, 2014 के पहले जो आए होंगे मोमडेंस को छोड़ के, उन सबको इंडियन सिटीजनशिप क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम हटा दीजिए, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ठीक है ना, जैन जितने भी हैं उन सबको दिया, ईसाई, ठीक, दे दिया जाएगा। अब आप ये बताइए मुझे कि अब ये कन्फ्लिक्ट खड़ा करेगा कि नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि हर कोई असम वाला ये कहेगा कि सर ये वाला रूल नहीं, वो वाला रूल नहीं, तीसरा वाला रूल लागू करो। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। पर आप एक क्वेश्चन मेजर आपसे ये पूछा जा सकता है कि
जब ये यूनियन लिस्ट का मुद्दा है तो क्या अलग से किसी भी प्रकार के स्टेट के लिए अलग से सिटीजनशिप का प्रोविजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, एरिया के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो तो डबल चलता है, वहां पे डुअल शिप चलता है, ठीक है ना। हमारे इंडिया में क्या है, एक ही है, हम भारत के, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, ठीक है ना, सिंगल है ना। यहां पर आप स्टेट के अलग और सेंटर के अलग नहीं हैं, आप क्या हैं, एक ही हैं। आ रही बात समझ में? ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, वो पहले बताइए। कोई डाउट यहां से? कुछ पूछना है? ठीक, तो ये वही है जो अपन ने डिस्कस किया था कि क्या क्या था इन असम, जो स्टूडेंट्स यूनियन रहा है। फिर 1985 में जो हमने असम अकॉर्ड की बात की, इसमें 3 लोग आते हैं। और ये जो CAA 2019 वाला आया है, जिसमें ये कहा गया है कि 20 से दिसंबर 31 24 एज द कट ऑफ डेट फॉर हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन माइग्रेंट फ्रॉम द मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। मतलब इन इन जगहों से जो 2014 के पहले, दिसंबर 14 के पहले आया है, उनको हम क्या कर देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, एक बंदा नहीं है इसमें, कौन सा नहीं है, जो मुस्लिम मोमडेंस है उनको बर्ड नहीं रखा गया है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ बाकी रिलीजियस को रखा गया है। लेकिन ध्यान देना, तीनों नेबर्स कंट्रीज हैं अपनी, कौन कौन सी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है ना, बाकी कंट्रीज का नहीं है कि तुम दुबई से, अरब से, कहीं से उठ के आ जाओ। कहां से आ रहे हैं जो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है ना, ये पॉइंट्स अपन को दिमाग में रखना है। चलिए, क्लियर है? ये आर्टिकल 29(1) की अपन बात ही कर ही रहे थे कुछ देर पहले। ठीक है, तो ये पॉइंट्स दिमाग में अपन को रखना है। ठीक है, चलिए, कुछ जो मेजर डेट्स निकल के आती हैं असम एकॉर्ड्स को लेके या अमेंडमेंट को लेके, तो आपको 3-4 डेट्स दिमाग में रखनी है। नंबर 1, आर्टिकल 6 है ही, आर्टिकल 6A। फिर आर्टिकल 6A को कब बनाया गया था, 1985 में। ठीक है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे। असम एकॉर्ड भी कब बनता है, 1985 में। ठीक है, डेट्स क्या मेंशन की जाती है, जब बांग्लादेश बनता है, कौन सा, 24 मार्च 1971। ठीक है, जिसमें एक और पर्टिकुलर डेट दी जाती है कब, 1966 की। फिर उसके बाद 10 साल का रहना, देन आपको सिटीजनशिप। ठीक है ना, कुछ डेट्स हैं आपको दिमाग में रखनी है। चलिए, अब आते हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड क्रिकेट, स्टेट ऑफ प्ले एंड व्हाट कुड हैपन इन फरवरी। आप सबको पता है चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है फरवरी मार्च में, ICC का इवेंट्स होता है। और ये होस्टिंग किसको मिला है इस बार, राइट्स पाकिस्तान को मिला है। ठीक है, और आप सबको पता है कि चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हमारे यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी रिलीजन है वो क्या है, क्रिकेट है। ठीक, और इस समय आप देखेंगे तो किस डिप्लोमेसी की बात की जा रही है, क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की जा रही है। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि किसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो सुधरें, ठीक है, सही हो जाए, चाहे मीडियम कुछ भी हो, जिसमें सबसे अच्छा मीडियम क्या है, हमारा क्रिकेट का है। अभी तक आपने देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई बायलैटरल सीरीज पिछले डिकेड्स में नहीं हुई हैं। केवल हम कब सामने हुए हैं, आमने सामने, ICC इवेंट्स में ही हुए हैं। ठीक है ना, जब 2020 वर्ल्ड कप हो, 50 वर्ल्ड कप हो, ठीक है ना, इन्हीं में हम लोग क्या हो रहे हैं, क्रिकेट में आमने सामने हो रहे हैं। बाकी जगह पर आप देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि इंडियंस टीम हमारे यहाँ पर आए। ठीक है, और इंडिया ने बोला है कि भैया हम क्या करेंगे, इंडिया क्या बोला, अभी हम देखेंगे। ठीक है, इतना जल्दी बोल देंगे जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, पिछली बार जब हम लोग गए थे वहां पर, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है, 2004 की बात है। कब की है, 2004 की बात है। और उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। कौन थे, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। और अटल जी ने उस समय इंडियन टीम के कैप्टन हुआ करते थे सौरव गांगुली। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा आप लोग, कौन थे, सौरव गांगुली थे। और सौरव गांगुली से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, एक बैट दिया था और कहा था कि खेल ही नहीं दिल भी जीते। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने, खेल ही नहीं
दिल भी जीते, जिसमें सौरव गांगुली ने कहा था कि दिल तो ठीक है, हम तो मैच जीतेंगे। ठीक है, क्या कहा था, दिल तो ठीक है, गेम जीतना है हमको। ठीक है, और इंडिया जाके मैच जीता भी था। ठीक है ना, क्या किया था हमने, जीता भी था। ठीक, अब आप ये बताइए कि क्रिकेट ही क्यों इसे लाया जा रहा है बीच में। इस समय विराट द न्यू ऑब्सेशन आपके भी होंगे फेवरेट कि नहीं है? हाँ जी, सुमन गिल है क्या? चलिए, पाकिस्तान थैंक्स लॉन्ग्स फॉर दैट लास्ट इमरान era their cricket's golden age. They miss those gutsy men who would never give up. The concerned Tigers who won the 1992 World Cup. कौन जीता था 1992 में? पाकिस्तान जीता था वर्ल्ड कप। ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एक्चुअल में विराट कोहली की फैन बेस आप सबको पता है, ना केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर भी अच्छी खासी है। और आप सबको पता होना चाहिए कि ओलंपिक में भी अब क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और मेजर जो रीजन दिया गया है वो किसका नाम लेके दिया गया है? ना उन्होंने क्रिकेट का नाम लिया, ना किसी चीज का नाम लिया, उन्होंने किसके कारण बोला है? विराट के कारण, विराट की फैन बेस फॉलोइंग को देख के। ठीक है ना, और क्रिकेट के प्रति जो उनका जो पैसन है इन चीजों को देख के। तो इंडियन और पाकिस्तान इस समय पर कौन सी डिप्लोमेसी खेलने वाले हैं भैया? क्रिकेट डिप्लोमेसी खेलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये क्रिकेट होते हैं तो हमें एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों का होता ही होता है। जब आपके यहाँ की ऑडियंस उधर जाती है या उधर की ऑडियंस इधर आती है तो कुछ चीज़ें आपको मेजर पता चलती हैं कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, आम नागरिक हैं, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं या इंडियंस पाकिस्तान के बारे में क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो उस समय के छोटे छोटे आर्टिकल्स थे मेरे पास जो मैंने पढ़े थे कि एक मतलब इंडियन न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के न्यूज़ में आर्टिकल्स में थे कि वहाँ के जो लोकल्स ढाबेज वाले थे, होटल्स वाले थे, इन सब ने इंडियन सिटीजन्स जो भी यहाँ से गया था उनसे ना वो पैसा ले रहे थे, ना खाने का चार्ज कर रहे थे, ना किसी प्रकार का चार्ज। वो कह रहे थे वी आर दी ब्रदर्स, हम तो भाई भाई हैं जो बिछड़ गए थे, आइए और अच्छे से रहिए, खाइए और जाइए। ठीक है, तो ये आम आदमी के बीच में अभी भी धारणा है कि हम उधर जाएं या इधर वाले इधर आएँ। तो आम आदमी कन्फ्लिक्ट नहीं करता, वो तो यही सोचता है ना कि भैया प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल जब एंगल ले लेती हैं तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान बाज कहाँ आता है? हमने जितनी बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया पीछे से वो खड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा अपना हाथ दोस्ती के लिए ही बढ़ाया है। पीछे से चाकू किसने चलाया? पाकिस्तान ने चलाया। तो फिर क्या करोगे आप? ठीक है, कुछ ना कुछ तो करोगे जवाब में, कि बस खाते जाओगे चाकू 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 खाते जाओगे तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स दिमाग में आपको रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कुछ पूछना है? ठीक है, असम वाले से थोड़ा सा इसको आप लोग खुद से भी पढ़िएगा। ठीक है ना, प्लस डायरेक्ट टैक्स वाले को भी आप लोग पढ़िएगा। जो दो मेजर न्यूज रही हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, जिसमें असम वाला आपको देखने को तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलिए और कुछ यहाँ से। ठीक है, देखिए यूपीएससी के जो क्वेश्चंस, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस हमसे नहीं पूछता है। ठीक है, कि आप सोचें कि आर्टिकल 6A पूछ लेगा या 6 पूछ लेगा। ठीक है, वो कुछ कॉन्टेक्स्ट आपके पास रखता है, उस कॉन्टेक्स्ट का उनके पास बंच ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ठीक है ना, ना केवल असम का पूछेंगे, हो सकता है वो कश्मीर को भी उठा लें, क्योंकि कश्मीर में भी 370 के पहले तक यही सारी चीज़ें हुआ करती थी। या फिर कुछ हम स्पेशल प्रोविजंस हर एक स्टेट्स को देते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडिया के ही कुछ स्टेट्स हैं जहां पर आप ना लैंड्स खरीद सकते हैं, ना वहां पे अपना आप घर बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज हैं और ट्राइबल्स की अपनी एक खूबसूरती है, उसे किसी भी प्रकार से हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? उसी प्रकार से स्पेशल प्रोविजंस का भी हमारे पास एक स्पेशल प्रोविजन है, मतलब स्पेशल प्रोविजन का भी स्पेशल प्रोविजन है कि अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है? अमेंडमेंट कर सकता है और नए प्रोविजंस, नए आर्टिकल्स भी जोड़ सकता है। बट वो कैसे होने चाहिए?
किसी भी प्रकार से हमारी जो यूनिटी है, बंधुत्व है, भाईचारा है, ब्रदरहुड से वो डिस्टर्ब ना हो। आ रही बात समझ में? ठीक है। आप सब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि कैसे रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, सोशलिस्ट रहना है, ठीक है ना, हमको जस्टिस के साथ रहना है, प्लस हमारी जो अपनी आइडियोलॉजी है। आ रही बात समझ में? कि अगर मान लीजिए मैं किसी स्पेशल रिलीजन से आता हूं और मेरी एक्सेप्टेबिलिटी अलग हो सकती है, मेरे बिलीफ्स अलग हो सकते हैं, आपके बिलीफ अलग हो सकते हैं, किसी और के बिलीफ अलग हो सकते हैं, कैमरा वाले भाई साहब के बिलीफ अलग हो सकते हैं, है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से इन सब के की रिस्पेक्ट भी करनी है और इनको भी हमें क्या करना है, साथ में राइट्स भी देना है, किसी के राइट्स को छीनना नहीं है। एक्चुअल में आप देखेंगे जो एनजीओस का इशूज रहा है, ये जो असम वर्डिक्ट को लेके, ठीक है ना, तो इसमें यही कहा गया है कि हम सारी चीज़ों को मान रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं कि ठीक है भैया 1971 के बाद जो आएगा हम नहीं रखेंगे वहाँ पे, इनको किसी तरह से गवर्नमेंट अब इंडिया में रखे या इंडिया के बाहर भेजे, इंडियन गवर्नमेंट का मुद्दा है, नहीं देंगे सिटीजनशिप। लेकिन अब जो इंडियंस वहां पर है उन्हें तो नहीं भगा सकते ना, हाँ? कि आप 49 वाला क्लॉज लेके आओ, फिर 55 वाला क्लॉज लेके आओ, फिर 1914 वाला क्लॉज ले, सॉरी 2024 वाला लेके आओ, फिर 19 वाला क्लॉज लेके आओ, तो आप नए नए क्लॉज लेके रोज लेके आओगे तो कंट्रोडिक्शन तो खूब सारा है। क्योंकि फिर आर्टिकल्स 244 भी आएगा, 44A भी आएगा, क्योंकि फिर ये टाइप्स की बात होगी, एससीज की बात होगी, फिर स्पेशल प्रोविजंस जो लेके आते हैं स्टेट्स उनकी बातें होंगी। तो आप देखेंगे लगातार केस आपका क्या होता चला जाता है, क्लिष्ट होता चला जाता है। ठीक है, तो जितना सिंपल इनको आप रखेंगे उतना अच्छा बनता है। ये क्वेश्चंस कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए अभी इंटरव्यू सेशन आने वाले हैं, तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे कहाँ पर पटके जाएंगे, मेंस बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड में आते हैं। इंटरव्यू बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस कई बार हमें एक्चुअल में राइट डायरेक्शंस में कंफ्यूज कर देते हैं कि मैं किधर जाऊं, ठीक है ना, और हम किसके एस्पिरेंट्स हैं, आईएएस बनना है हमें, यूपीएससी का डीसी बनना है, तो हमारी जो विजन है वो उसमें क्लैरिफाई अगर क्लैरिफाई नहीं होगा तो चीजें क्या होंगी, एग्जाम बोर्ड में कंफ्यूजन पैदा करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तब कंफ्यूजन पैदा करेंगी। तो ये पॉइंट्स अपन को दिमाग में रखना होता है, क्योंकि 1985 में जो हुआ था वो पॉलिटिकल एंगल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो 1985 में हुआ वो कैसे हुआ है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे, जो भी कि आपका असम अकॉर्ड है। लेकिन जो आर्टिकल 6 है या सेक्शन 6A है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आ रही बात समझ में ना? ठीक है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप खासकर कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? जब वो बेसिक नीड्स को पूरी करनी हो, हमारे राइट्स से रिलेटेड है, क्योंकि इंडियन राइट से भी है ना, और एक स्टेट के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो और भी तो खड़े हो जाएंगे, कल को हम भी खड़े हो जाएंगे, परसों दूसरा भी खड़ा हो जाएगा, तीसरा भी खड़ा होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग भी खड़े हो जाएंगे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में दूसरा बंदा ना आए, हैं, अलग अलग विलेज के भी लोग भी खड़े हो जाएंगे। तो ये फिर कंट्रडिक्शन फिर चलता ही रहना है हम, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दिमाग में अपने रखना है। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक, नहीं, क्यों? टाइम नहीं मिलता होगा। बस बस वही है, वही पूछ रहा हूँ, मतलब एक होता है एक्सटर्नल अपने आप को काम करने के लिए, कि हम लोग तो काम करके ला ही रहे हैं आपके लिए,